नमस्कार बच्चों। हम लोग का पिछला क्लास जो टेस्ट हुआ था एसएसटी का, उसी टेस्ट का क्वेश्चन का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। क्वेश्चन में कौन कौन सा आंसर था, क्या क्या समस्या था क्वेश्चन में आप लोग का, उस सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो बोर्ड एग्जाम होता है 9th का, उसी लेवल पर क्वेश्चन को बनाया गया था, सेट किया गया था। क्वेश्चन मिली जुली थी, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जितना अभी तक हम लोग का कोर्स कंप्लीट हुआ है वहां से पूरा क्वेश्चन को लिया गया था। क्वेश्चन कुछ हद तक हम लोग का कहा जाए तो हर लेसन को कवर करते हुए क्वेश्चन को बनाया गया था। क्वेश्चन क्या क्या है, कहाँ से है, इन सभी की पहले हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है सुनिए। जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया। यहाँ पूछा गया है किसके बारे, जॉन लॉक के बारे। तो जॉन लॉक ने अपने देवी और निरंकुश सिद्धांत के बारे जो खंडन किया था, कौन सा पुस्तक में किया था। तो याद रखिएगा, द टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। ये जो पुस्तक था किसके द्वारा लिखा गया था, जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया था। इनमें से आप कोशिश कीजिएगा कि जिस क्वेश्चन का आंसर होता है आप कोशिश कीजिए अपने से टच करने के लिए, अपने से क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम क्वेश्चन के लिए कुछ मिनट रुक सकते हैं साइड में। फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। अभी सब कथन वाला क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को हल्का ध्यान से समझिए। जो फ्रांस की सरकार थी, लुई 16 के बारे में पढ़े होंगे, वह करों में वृद्धि करने के लिए मजबूर हो गई थी, बाध्य हो गई थी। उसके पीछे कारण क्या था। पहला, बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रख रखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालय को चलाने के लिए, रानी के खर्चे पूरे करने के लिए। अब इनमें से कौन सा बोला गया है। कथन 1 2 सही है, 2 4 सही है, 3 1 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो इसमें घ नंबर आपका सही है, मतलब क ख ग, ये तीनों का तीनों आपका क्या है, कथन सही है। समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, ध्यान से समझिए। 3 में बोला है यूरोप में निम्न में कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। यहाँ क्या बोला है, वंश आधारित शासक की अनियंत्रित सत्ता के खिलाफ था। कौन सा, तो याद रखिएगा उदारवादी। उदारवादी जो लोग थे वो वंश आधारित शासन के बिल्कुल क्या थे, खिलाफ थे। ये चाहते थे कि वंश आधारित शासन, जो राजा महाराजाओं का शासन चलता है, इसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। और इसके पक्ष में कौन थे, उदारवादी लोग थे। रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, युद्ध को समाप्त किया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, इनमें सभी। तो इनमें सभी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपति के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः किसकी होगी, मजदूर की होगी। तो मजदूर के समर्थन में कौन थे, तो मजदूर के समर्थन में गिब्से मैजिनी थे, रॉबर्ट ओवेन थे, लुई ब्लॉन्क थे, या कार्ल मार्क्स। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स हमेशा किसके समर्थन में थे, मजदूरों के समर्थन में। और इन्हीं के द्वारा समाजवादी राज्य की स्थापना का विचार भी दिया गया। निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था, मतलब मित्र राष्ट्र में उससे कोई रिश्ता नहीं था। तो याद रखिएगा जर्मनी। जर्मनी मित्र राष्ट्र के खिलाफ युद्ध में शामिल था, इसका मित्र राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था, कोई संबंध नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सुनिए। यूरोप में किस विचारधारा के लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। वह चाहते थे कि महिलाओं को भी क्या मिले, मताधिकार मिले, वोट का अधिकार मिले महिलाओं को भी। इनमें कौन से थे, उदारवादी समूह के लोग थे, रेडिकल समूह के, मार्क्सवादी या रूढ़िवादी। तो याद रखिएगा, रेडिकल समूह के जो लोग थे वे चाहते थे महिलाओं को भी क्या मिले, वोट देने का अधिकार मिले। और इसके समर्थन में कौन थे, रेडिकल। मार्क्स के विचारधारा से प्रभावित लोगों ने रूस में किस पार्टी का गठन किया। कौन सी पार्टी जो रूस में बनाई गई थी और किसके द्वारा, तो वैसे लोग जो मार्क्स के विचार को मानते थे उसके समर्थन में थे। यहाँ आ जाएगा रशियन
सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। कब बनाया गया था? तो 1898 में बनाया गया। इस चीज को याद रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 9 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है देखिए, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते थे? मित्र राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान? नहीं। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली? नहीं। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस? हाँ, ये देश इसमें थे मित्र राष्ट्र में। फ्रांस, जर्मनी, जापान भी मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं थे। तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये 3 देश ऐसे थे जो किसमें आते हैं? मित्र राष्ट्र। निम्न में कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले? उस समय यूरोप में जो संघीय ढांचा था ना, काफी जटिल था। वहां अलग अलग धर्म के विचार के लोग थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे विचारधारा के लोग थे जो चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। ये कौन से लोग थे? उदारवादी लोग। उदारवादी सभी धर्मों को समान नजर से देखते थे और इसीलिए वह सभी धर्मों के लिए एक समान और बराबर जगह की मांग करते थे। साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? जब भी साम्यवाद शब्द बोलेगा तो हमेशा एक नाम याद रखिएगा, किसका? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे वो साम्यवाद के बहुत जबरदस्त समर्थक थे और उन्हीं के द्वारा साम्यवाद का विचार भी दिया गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 बोला गया, 12 नंबर, लुई 16 के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? लुई 16 द्वारा अपने साम्राज्य में बार बार कर को बढ़ाया जाता था फ्रांस में, तो कर बढ़ाने का कारण था क्या? फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, सरकार पर कर्ज का बोझ था, बार बार युद्ध हो रहा था, तो इनमें सभी याद रखिएगा, जिसके कारण लुई 16 को बार बार टैक्स को बढ़ाना पड़ रहा था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार में से एक? जैकोबिन के बारे अगर पढ़े होंगे तो पहला लेसन इतिहास का सबसे पहला लेसन फ्रांसीसी क्रांति में है। इसके द्वारा कौन सा कदम या कौन सा सुधार सबसे मेन था? दहेज प्रथा, ये भी नहीं होगा। दास प्रथा, ये हो सकता है। जाति प्रथा नहीं, सती प्रथा नहीं। तो याद रखिए, दास प्रथा जैकोबिन शासन का सबसे प्रमुख सुधार में था। अब यहां तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखें वे सभी के सभी क्वेश्चन हमारे इतिहास से जुड़े थे। अब हम लोग जो क्वेश्चन बात करेंगे वह सब के सब कहां से? भूगोल से है। तो भूगोल का क्वेश्चन को अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भूगोल से। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? कहां बोला गया है? 2 सतलुज और काली नदी के बीच जो हिमालय, उसको कौन सा नाम से? याद रखिएगा, कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली नदी है, इसीलिए उसके बीच का जो हिमालय, उसको हम लोग कौन सा हिमालय बोलेंगे? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? आप लोग सुने होंगे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। तो भारत में जो थार मरुस्थल है वो कहाँ है? कौन से भाग में है? बोला गया उत्तर भाग में, दक्षिण भाग में, पश्चिम या पूरब। तो कौन से भाग में? तो याद रखिएगा, पश्चिम भाग। पश्चिम भाग में ही कौन सा है? थार मरुस्थल स्थित है। उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? आप लोग पढ़े होंगे कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। या कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखिएगा, लगभग 8 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में भारत को बांटती है, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 17 से अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है सुनिए। तीस्ता और दिहांग निम्न में से किनके नाम है जो असम हिमालय का निर्माण करती है? तो तीस्ता और दिहांग अगर बात करें तो ये किसके नाम है? नदियों के नाम। तीस्ता भी और दिहांग भी ये नदी के नाम में आते हैं। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? मतलब पूर्वांचल में जो पर्वतों की एक श्रृंखला है, उनमें से किसको पूर्वांचल के भाग में शामिल नहीं किया जाता है या पूर्वांचल में उसका नाम नहीं आता है? जैसे नागा पर्वत, मीजो पर्वत, शिवालिक पर्वत और पटकोई पर्वत। तो याद रखिएगा, शिवालिक जो है ना हिमालय के अंदर आता है, पूर्वांचल में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो शिवालिक जो है वह किसका भाग नहीं है? पूर्वांचल श्रृंखला का भाग नहीं है। कौन सा? शिवालिक पर्वत। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, भांगर। भांगर क्षेत्र जो है गंगा मैदान में, वहां पर वेदिका जैसी आकृति पाई जाती है। अगला बोला है पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर निम्न में से किनके नाम है? तो याद रखिएगा, ये किनके नाम है? पहाड़ियों के नाम है। श्रृंखलाओं, जो पहाड़ी श्रृंखला है वहीं पर इनके नाम में ये आते हैं।
भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक सीमावर्ती राज्यों से जुड़ा है? इस क्वेश्चन को हल्का घुमा फिरा के डाला गया। क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। भारत में बहुत सारे पड़ोसी राज्य हैं। अब इनमें से प्रत्येक पड़ोसी राज्य भारत के बॉर्डर से सटा है। जैसे अगर बात करें नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश का, नेपाल, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान, ये ऐसे देश है भारत के पड़ोसी देश जिनकी सीमा भारत के राज्यों से सटी है। अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन सुनिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे अधिक सीमावर्ती राज्यों से क्या है, जुड़ा है, सटा है, कौन सा? तो हम लोग कह सकते हैं, ऑप्शन दिया है श्रीलंका का, नेपाल का, मालदीव का और भूटान का। तो इनमें कौन सा आ जाएगा? नेपाल। नेपाल वह देश है जो भारत के सबसे ज्यादा, लगभग कितने, तो 5, और बाकी का देखिए तो 3 4 इस तरह है, लेकिन नेपाल सबसे ज्यादा 5 को राज्यों से सीमा इसकी जुड़ी है। किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? आप लोग भी पढ़े होंगे, उत्तरी मैदान भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किन कारणों से? समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर पानी का उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, इनमें सभी। तो इनमें सभी कारण सही है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। लूनी नाम सुने होंगे। लूनी जो है ना, एक नदी का नाम, या कौन से क्षेत्र की नदी है? तो याद रखिएगा, ये मरुस्थलीय क्षेत्र की नदी है, और ये नदी कहां पर है? राजस्थान में। लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? यहाँ बोला है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी। लेकिन इस नदी की खास बात जानते हैं, ये नदी गर्मी का दिन में गायब हो जाता है। गर्मी के दिन में यह नदी पूरी तरह अपने स्थान से गायब हो जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब बात करते हैं यहां तक। क्वेश्चन नंबर 24 से हमारा जो शुरू होगा वो कहां से? नागरिक शास्त्र। याद रखिएगा, नागरिक शास्त्र से अब यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखित आत्मकथा है? तो याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है या किताब है, कह सकते हैं, वह किताब कौन सा था? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया। नेल्सन मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया? तो जेल से छोड़ा गया था 1994। 1994 में जब दक्षिण अफ्रीका क्या बना? गणराज्य बना, तब जाकर के नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? याद रखिएगा, भारत। भारत का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान दीजिए। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्ष तक रहना पड़ा। 28 साल तक उनको जेल में रखा गया। वह जेल कौन सा द्वीप में था? टापू में था। तो रॉबेन द्वीप। रॉबेन द्वीप में ही नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक जेल में बंद रखा गया। चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हम लोग रूस के संसद के बारे में पढ़े होंगे, यहाँ चीन के संसद को बोला गया। तो चीन का संसद का कौन सा नाम है? देखिए, राष्ट्रीय जनवार्ता, पार्लियामेंट, कांग्रेस, ड्यूमा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जनवार्ता के नाम से किया जाता है। चीन की संसद को जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की गौरव की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी उसने नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी थे, उन पर मुकदमा चलाया गया था। कौन सी चीज का? और 1974 में उनको जेल में बंद कर दिया गया था। लगभग 28 साल तक वो जेल में रहे। कौन से द्वीप के? तो रॉबेन द्वीप का जो टापू था वहां पर उनको जेल में बंद रखा गया। 1950 से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले, भारतीय मूल के लोग, इनमें सभी हो जाएगा। ये सभी लोगों ने मिल करके क्या किया था? रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। अब कुछ को और क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 31 से ध्यान दें। यहां से हमारा जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है क्या है? सबका सब अर्थशास्त्र का। यहाँ से इससे पहले जितना क्वेश्चन था वो सब नागरिक शास्त्र का। अब सारा क्वेश्चन किसका है? अर्थशास्त्र का। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। किसी एक खेत में कितने लोग हैं? 5 लोग काम कर रहे हैं। यदि उनमें से 2 लोगों को क्या किया जाए? हटा दिया जाए, तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब पढ़े होंगे कि परछन बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जिसमें आवश्यकता से ज्यादा लोग काम में जुड़े होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 5 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति को काम से हटा रहा है? 2। बचा क्या? 3 व्यक्ति। फिर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कौन सा बेरोजगारी? परछन बेरोजगारी।
प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, इनमें सभी। तो इनमें सभी, ये सभी कारण है जिसके कारण भारत में क्या है, सबसे ज्यादा गरीबी पाई जाती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या है देखिए, एक देश का श्रम शक्ति कितना होता है? तो किसी भी देश की श्रम शक्ति पहचान बताती है कि वहां काम करने वाले आयु वर्ग कौन सा जो काम करने की क्षमता रखता है। तो याद रखिएगा 15 से 59 किसी देश की क्या है, श्रम शक्ति। नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन वही है, कथन 1, कथन 2। कथन 1 में बोला है जब मानव को शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, और मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बेरोजगारी की परिभाषा के बारे में बोला है कि निम्न में कौन बेरोजगारी को सबसे सटीक परिभाषा में परिभाषित किया है? जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिलता है। मतलब आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी यदि आपको रोजगार ना मिले, काम ना मिले, तो आप स्वयं को क्या कीजिएगा, बेरोजगार कहिएगा। आप स्वयं क्या है, बेरोजगार है। क्यों? आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा। आगे देखिए, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर है। पुरुषों की साक्षरता दर, तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर, तो पुरुषों की साक्षरता दर क्या होगी? तो पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? तो पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? किस इकाई का हम लोग उपयोग करते हैं भूमि को मापने में? तो भूमि को मापने में हम लोग कौन सी इकाई, किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टेयर, मिलीमीटर। तो याद रखिएगा हेक्टेयर। हेक्टेयर से ही हम लोग भूमि को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और कुछ क्वेश्चन बचा, एक दो को और ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती है। तो इन सभी को हम लोग कौन सी क्रिया कहेंगे? प्राथमिक क्रिया। लोकतंत्र का संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसा कौन सा कथन है जो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है? लोकतंत्र शासन को अधिक जवाबदेह बनाता है, ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है, ये भी कुछ हद तक बहुत सही है। लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है, ये भी सही। लेकिन लोकतंत्र मतभेद और टकराव को बढ़ाता है, ये गलत है। तो यहाँ क्या पूछा है? सत्य नहीं है, तो सत्य ये कथन नहीं है। मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? घ नंबर हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? घ नंबर। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, अब उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ बोला गया है कि निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें सभी, ये सभी कारक क्या करते हैं? जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। यहाँ तक हमारा टेस्ट का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप अपने से भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका लिंक में दिया हुआ रहेगा। नमस्ते।